इस रिवीजन क्लास में मैं अमित कुमार मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं और हम शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से। आप जहां तक देखेंगे कि मैक्सिमम जो एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो सामान्य विज्ञान का पार्ट है उससे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल्स भी आते हैं। जैसे आप यूपीएससी में भी देखेंगे तो जीव विज्ञान के क्वेश्चंस अच्छे तौर पे आते हैं और उसमें क्वेश्चंस भी थोड़ी गहराई में पूछी जाती है, जबकि स्टेट पीसीएस का एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो हम लोग दोनों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स को भी टारगेट करेंगे, ताकि आने वाले हर एग्जाम में आपको इससे सहायता मिल सके। तो हम जीव विज्ञान शुरुआत करें, इससे पहले जाने कि जीव विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जीव विज्ञान में हम जीव विज्ञान को बायोलॉजी भी कहते हैं और इसको कहीं कहीं लाइफ साइंस भी कहते हैं। लाइफ साइंस भी इसको हम लोग कहते हैं। लाइफ साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम इसको लिख से बोल सकते हैं कि जीवों का अध्ययन, केवल सजीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान कहलाता है, लिखने की जरूरत नहीं, कहलाता है बस जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और अगर हम बायोलॉजी को डिफाइन करें या लाइफ साइंस को हम विभाजित करें तो संपूर्ण जीव विज्ञान या बायोलॉजी को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी, और दूसरा पार्ट है इसका पादप विज्ञान। पादप जगत का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत हम, तो पादप विज्ञान। पादप विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। तो जो जंतु विज्ञान है, जीवों का अध्ययन, अर्थात जिसमें हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो एनिमल्स का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जू मीन्स होता है एनिमल, तो इसको कह सकते हैं हम जंतुओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ एनिमल्स। पादप, बॉटनी, इसको हम बोलते हैं पादपों का अध्ययन, अर्थात स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, पादपों का अध्ययन पादप विज्ञान कहलाता है। अगर हम कहें संपूर्ण जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो हम कहेंगे जीव विज्ञान का पिता कौन थे? अरस्तु थे, अर्थात एरिस्टोटल थे। तो हम अरस्तु या एरिस्टोटल को संपूर्ण जीव विज्ञान का पिता मानते हैं और साथ साथ अरस्तु को हम जंतु विज्ञान का भी पिता मानते हैं। एरिस्टोटल को हम जूलॉजी का भी पिता मानते हैं। वहीं अगर पादपों का कहा जाए तो पादप जगत के पिता किसको कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस को हम पादप जगत का पिता कहते हैं। लेकिन संपूर्ण जीव जगत का, बायोलॉजी का हम पिता किसको कहेंगे? तो संपूर्ण पादप, पूरे जीव विज्ञान का पिता हम कहेंगे अरस्तु को, एरिस्टोटल को। और संपूर्ण जीव विज्ञान का पिता हम कहेंगे अरस्तु को, और जंतु विज्ञान का पिता भी हम कहेंगे अरस्तु को, और पादप विज्ञान का पिता हम कहेंगे थियोफ्रेस्टस को। तो आइए हम जानते हैं कि कोशिका से हम अपनी चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन हम पहले ये जानने की कोशिश करें कि हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए जीव विज्ञान के लिए। एक जो कंबाइंड सिलेबस कहते हैं, उसको पहले एक बार देख लें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें कोशिका विज्ञान। अगर सिलेबस की बात की जाए कि जीव विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं, अपने राज्य लोक सेवा आयोग और
संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा के लिए। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। दूसरा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जेनेटिक्स तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। और जेनेटिक्स, रही बात जेनेटिक्स की, तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं जेनेटिक्स की परिभाषा बताने में। लोग बता देते हैं, बच्चे बता देते हैं कि जीन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स, लेकिन ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअल में जेनेटिक्स होता क्या है, तो जेनेटिक्स होता यह है कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अर्थात जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स है आनुवांशिकता का अध्ययन। तो प्रश्न उठता आनुवांशिकता क्या है, तो ऐसी चीजें जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अर्थात माता पिता से संतान में लगातार स्थानांतरित होते रहती है, उसको कहते हैं आनुवांशिकता। और हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, अर्थात इट कैन इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करता है। तो हम आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इधर जंतु विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे और पादप विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थात जूलॉजी के अंदर में क्या पढ़ेंगे और बॉटनी के अंदर में क्या पढ़ेंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं जूलॉजी और इधर लिख लेते हैं बॉटनी, पादप विज्ञान। तो देखिए इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जंतुओं का शरीर क्रिया विज्ञान। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आप बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो सारे टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, कोशिका और जेनेटिक्स दोनों के लिए समान है, जंतु और पादपों के लिए। लेकिन जो शरीर क्रिया विज्ञान होती है, शरीर क्रिया विज्ञान में अंतर आ जाता है। पादपों का शरीर क्रिया विज्ञान बिल्कुल अलग होता है, जंतुओं का शरीर क्रिया विज्ञान बिल्कुल अलग होता है। तो जंतुओं का शरीर क्रिया विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे, तो इस पर शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ेंगे, अर्थात जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान अर्थात हम इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। So what is physiology? So physiology is the study of the functional aspect of an body is called physiology। जब हम किसी के क्रिया के संबंध में, शरीर के क्रिया के संबंध में अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। वी विल डिस्कस एनिमल फिजियोलॉजी विथ रेस्पेक्ट टू एनिमल। ओके, सो शरीर क्रिया विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक पाचन क्रिया। पाचन तंत्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन क्रिया के बाद हम लोग पढ़ते हैं श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दूसरा पेज ले लेते हैं, यहां हमने लिख दिया है जूलॉजी, और जूलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी का सिलेबस। फिजियोलॉजी तो हमने लिख दिया था पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र।
फिर है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर इसमें हम लोग पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। और फिर पढ़ते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को बोलते हैं कपाल तंत्र, जिसमें हम लोग स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं, हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ये सब क्या होते हैं, हम लोग उसको स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। अर्थात जो हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, उन 206 हड्डियों का हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि शरीर के किस किस भाग में 206 हड्डियां कैसे वितरण किया गया है उसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं कपाल तंत्र। तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो मेन हमारा लाइफ साइंस का पार्ट है, लाइफ साइंस या बायोलॉजी का पार्ट है, उसमें हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो रही बात पादपों में, तो आपको पता है कि पादप में ऐसा कोई पाचन तंत्र तो होता नहीं है। दूसरा बात है, इनमें उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होता है। श्वसन तंत्र इसमें होता है, क्योंकि ऊर्जा का डिमांड सबको है, ऊर्जा की नीड सबको है, सबके शरीर में ऊर्जा बनता है, चाहे वो पादप हो या जंतु हो। तो जंतुओं के शरीर में भी ऊर्जा बनता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें भी ऊर्जा बनता है, तो इनका भी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चूंकि पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब ऑटोट्रॉप्स। को व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड दैट वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इनको हम स्वपोषी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं एक प्रक्रिया के द्वारा, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इसलिए पादपों में ऐसा कोई पाचन तंत्र नहीं होता, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो पादपों के संदर्भ में हम पढ़ते हैं पादप में श्वसन तंत्र, अर्थात किस तरह से ऊर्जा बन रहा है। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर पादपों में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जंतु में एक चीज हमारा छूट रहा है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, इसमें हम लोग पढ़ते हैं इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, एड्रिनल होता है। तो इन सारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और इनके हार्मोन्स, इनके जो हार्मोन्स होते हैं उसका हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और सबसे अंतिम चीज जो इसके बारे में है वो है इनकी कमी से हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। या तो हार्मोन ज्यादा बने उससे भी बीमारी होती है, या हार्मोन कम बने उससे भी बीमारी होती है। तो आप जानते होंगे कि एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी का है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। आपने ग्रेट खली का नाम सुना होगा, जो कि बहुत बड़े रेसलर थे, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया WWE के फील्ड में। ग्रेट खली एक बीमारी से पीड़ित थे जिसको हम कहते हैं एक्रोमिगली। एक्रोमिगली बीमारी में क्या होता है कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है शरीर में, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को बनाना चाहिए लिमिट में, उसका अत्यधिक स्राव होने लगता है, अत्यधिक उत्पादन होने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का शरीर दानवाकार हो जाता है। अर्थात जो उसका उदर से ऊपर का पार्ट है, कमर से ऊपर का पार्ट है, वो दानवाकार हो जाता है, लेकिन उसके जो पैर होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, अर्थात वो पैर वो वेट नहीं उठा पाता है। इस बीमारी को हम एक्रोमिगली कहते हैं। और आपने देखा होगा कि 3-4 साल ग्रेट खली ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद सारे जो अदर रेसलर्स थे उन्होंने उनकी जो कमजोरियां थी उनको पकड़ लिया कि पैर से कमजोर है, उनके पैर पे टारगेट करने लगे, और ग्रेट खली भी कमजोर समझने अपने आप को समझने लगे कि मैं अब कमजोर होता जा रहा हूं, और उन्होंने WWE से रिटायरमेंट ले लिया। तो ये क्या है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत हम लोग जो विभिन्न हार्मोन है, जैसे आपका इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिका पेंक्रियाज का सिक्रेट करती है। इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज होता है। डायबिटीज फिर 2 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, इंसिपिडस, मेलाइडस, वो सब हम लोग पढ़ते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और उसके हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां और उसके हार्मोन। तथा हार्मोन, तो ये वेरियस हार्मोन सिक्रेट करते हैं। चलिए फिर वापस चले प्लांट के पास। तो जो पादप विज्ञान में हम पहले पढ़ते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, पादपों में भी हार्मोन होता है, इनका भी हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के तौर पर। पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। इनमें भी साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन नाम के जो पादप हार्मोन होते हैं वो पाए जाते हैं। और एक हार्मोन होता है इथिलीन। इथिलीन हार्मोन जो हमारे पादप है वो बनाते हैं। और इथिलीन हार्मोन क्या करता है, जो फल होता है हमारा, फल का जो पकने के लिए उत्तरदायी है वो इथिलीन हार्मोन है। तो हम लोग प्लांट के भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथिलीन इत्यादि। तो पादप हार्मोन का अध्ययन भी हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं। तीसरा चीज, पादपों में भी प्रजनन की क्रिया होती है, लेकिन जंतुओं से बिल्कुल विभिन्न होती है। प्लांट्स में जो होते हैं मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए हम पादप का भी हम पादप का भी हम प्रजनन तंत्र पढ़ते हैं। तो पादप प्रजनन, इसको हम लिख सकते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। बोल सकते हैं पादप प्रजनन। तो जो पादप होते हैं, पादप में हम इन्हीं 4 चीजों का अध्ययन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पादप को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स अर्थात पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो प्लांट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं। क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं स्वपोषी। तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। अर्थात लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट केमिकल इज ग्लूकोज। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चंस दे देता है। आप देखे होंगे कि 2013 या 14 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या रूपांतरण होता है। तो उसमें ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है उसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। उसमें सौर ऊर्जा ना देकर दिया था फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है? एक तरह की फ्री एनर्जी है। तो फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, अर्थात जो मुक्त ऊर्जा है उसका रूपांतरण किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या बनता है हमारे पास? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीजों का हम अध्ययन करने वाले हैं, और बेसिकली चूंकि रिवीजन क्लासेस है तो हम उसी टॉपिक को टारगेट करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बन सके। अब जैसे पादप वर्गीकरण, एनिमल वर्गीकरण, जो वर्गीकरण है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते और वेरी वास्ट सिलेबस है उसका, ओपन एंडेड सिलेबस है, इसलिए हम उस पर अगर टाइम बचा तो जाएंगे, नहीं तो उसको हम टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कोशिका से, फिर उस पे कोशिका और जेनेटिक्स आपस में मिलता जुलता टॉपिक है तो हम जेनेटिक्स पे चले जाएंगे। फिर हम जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम पहला उसका शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन है वो हम करेंगे पाचन तंत्र का। तो पाचन तंत्र, देखिए सारी जो तंत्र हैं, जो सारी शरीर क्रिया विज्ञान है, आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, हम किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि जो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र, तो बेसिकली हम भोजन के रूप में क्या लेते हैं? पोषक तत्व लेते हैं, और वो पोषक तत्व हमें क्या देते हैं? पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अस एंड न्यूट्रिशन वी नीड फॉर आवर रेगुलर ग्रोथ एंड रेगुलेशन, अर्थात हम अपने शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए पोषण हमें बहुत जरूरी है। तो पोषण के तौर पर हम भोजन में क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं। हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो हम पाचन में लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, पाचन होगा, एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा ग्लूकोज। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, बन जाएंगे अमीनो अम्ल। उसके बाद जो आपके फैट है, फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो वो भी पाचन के पश्चात क्या बनेंगे? फैटी अम्ल बनेंगे। अब पाचन की क्रिया यहाँ संपन्न हुई, अर्थात जो हमारा छोटी आंत होती है, छोटी आंत में मैक्सिमम पाचन हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो कि अपशिष्ट पदार्थों का वहां से एक्सक्रीशन हो जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है फीसेस के रूप में, मलत्याग के रूप में। तो जो छोटी आंत में होते हैं, छोटी आंत में फिंगर जैसे संरचना होती है जिनको हम विलाई कहते हैं, वहां से सब कुछ जो हमारा पाचन के पश्चात बना है उनका शरीर में अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण करने के पश्चात वो हमारे रक्त वाहिकाओं में चले जाते हैं। रक्त वाहिकाओं में जाने के बाद रक्त वाहिकाओं से लेकर वो टिश्यू में पहुंचा दिया जाता है। अब जो ग्लूकोज बना है आपका टिश्यू में पहुंच गया। क्या टिश्यू में पहुंचने के बाद वो ग्लूकोज आपको ऊर्जा दे सकता है? जी नहीं, वो ऊर्जा बिल्कुल नहीं देगा। ग्लूकोज को टूटना पड़ेगा। कैसे टूटेगा? तो अब ग्लूकोज की जो टूटने की प्रक्रिया है उसको हम लोग पढ़ते हैं श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आमतौर पर जो स्टूडेंट्स जानते हैं कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन है, बिल्कुल नहीं है। सांस लेना और छोड़ना श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। बेसिकली श्वसन प्रक्रिया क्या है? तो श्वसन प्रक्रिया यह है कि ग्लूकोज जैसे अणु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना और टूटकर ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? Respiration is the process in which glucose breakdown takes place inside the tissue and they liberate energy in the form of ATP and they also liberate a byproduct that is CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूटने के बाद जो हमारा ATP ऊर्जा बनती है, उसके साथ साथ एक अपशिष्ट भी बनता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बन गया, उसको शरीर से बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो अब हमारा इसमें किसका योगदान पढ़ते हैं? अपने फेफड़ों का, लंग्स का योगदान पढ़ते हैं। लंग्स क्या करेगा? दो काम। एक तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने का कोशिश करेगा, जो एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको लेकर हीमोग्लोबिन के माध्यम से, फेफड़ा के माध्यम से टिश्यू तक पहुंचाएगा। वहां रेस्पिरेशन हो गया, ग्लूकोज टूट गया, ATP बन गई। अब वहां जो CO2 बना, वो CO2 को वापस लेगा, फेफड़े में पहुंचाया जाएगा और फेफड़े के द्वारा शरीर से बाहर किया जाएगा, वायुमंडल में बाहर किया जाएगा। इन तमाम प्रक्रियाओं को जो है उसको हम लोग श्वसन क्रिया विज्ञान, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत
पढ़ते हैं। अब रही बात एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है कि सारे जीव जंतु जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। Every animal and every organism have a tendency to excrete excessive part of component in from their body। तो शरीर में जो जो हमारा अपशिष्ट बनता है वो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं, उनका शरीर से बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो कुछ जंतु जो हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, कुछ जंतु नाइट्रोजन युक्त यूरिया का सेक्रेट करते हैं, कुछ यूरिक अम्ल का सेक्रेशन करते हैं, कुछ अमोनिया को एज ए बाय प्रोडक्ट शरीर में बनाते हैं। तो इनका शरीर से बाहर जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये टॉक्सिक होते हैं, विषैले होते हैं। तो ये जो जहरीले पदार्थ यूरिक एसिड, यूरिया और आपका अमोनिया जो शरीर में बनता है, इसको शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत। और यहाँ हम किसका रोल पढ़ने जाते हैं? यहाँ हम पढ़ते हैं अपने किडनी, वृक्क का रोल पढ़ते हैं कि किस तरह से किडनी हमारे शरीर में जो टोटल जो सोल्यूट है हमारे शरीर में, उसको प्यूरिफाई कैसे करेगा। ठीक है, तो जितने भी सोल्यूट हैं वो किडनी के थ्रू पास आउट होते हैं, और किडनी क्या करता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो अपशिष्ट यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया इत्यादि हैं उनको शरीर से बाहर कर देता है अपशिष्ट के तौर पर। तो हम इसको पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत। अब रहा बात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो अब आपने जो ग्लूकोज इत्यादि जो बनाया शरीर में पाचन के पश्चात, शरीर में वो घूमते हैं, मांसपेशियों में जाएंगे। ग्लूकोज को हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। आपको पता होगा कि ग्लूकोज को हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर में। उसी तरफ जो पौधे होते हैं, पौधे जो अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात जो बनाते हैं ग्लूकोज, उनका भी वो स्टोरेज करते हैं। किस रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। और हम किस रूप में करते हैं? प्लांट जो है वो स्टार्च के रूप में करते हैं। हम जो स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों क्या है? पॉलीसेक्राइड्स है। पॉलीसेक्राइड्स मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इनको स्टोर करते हैं। जरूरत जब पड़ता है तो यही ग्लाइकोजन फिर टूटेगा ग्लूकोज के रूप में और आपको ऊर्जा देगा एटीपी के फॉर्म में। तो जो ग्लूकोज बनता है प्रकाश संश्लेषण के पश्चात, उसको भी वो जाकर स्टोर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो ग्लूकोज कहीं ना कहीं शरीर में जाके स्टोर होते हैं, हमारे मांसपेशियों में स्टोर होते हैं, हमारे लीवर में जाके स्टोर किया जाता है उनको। तो पाचन हुआ छोटी आंत में, और छोटी आंत से फिर उनको शरीर के विभिन्न भागों में जाना है, शरीर के विभिन्न भागों के ऊतकों में जाना है, ताकि श्वसन की क्रिया संपन्न हो। तो उसको ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो यहाँ हम रोल किसका पढ़ते हैं? यहाँ पर रोल हम पढ़ते हैं हार्ट का, अर्थात अपने हृदय का। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रक्त क्या होती है, रक्त कितने प्रकार की, रक्त के कंपोजिशंस क्या हैं, और साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि हमारा हार्ट का क्या रोल है, हमारा हार्ट शरीर में ब्लड को पंप किस तरह से करता है, इसको पढ़ते हैं। साथ साथ हम लोग जितने भी पाचन तंत्र हुआ तो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां, श्वसन तंत्र तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां, उसी प्रकार आप देख सकते हैं उत्सर्जन तंत्र के संबंधित बीमारियां, जैसे रीनल स्टोन, किडनी स्टोन, कोलब्लेडर स्टोन वगैरह हो जाता है ना। कहीं कहीं किडनी फेल्यूर हो जाता है तो हम आर्टिफिशियल डायलिसिस करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट से संबंधित बीमारियां। कभी कभी क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्ट के धमनियों में जाकर जमना शुरू हो जाता है, जिससे वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, उसको हम लोग प्लैक बोलते हैं। और वो प्लैक कभी कभी क्या होता है, रुधिर के साथ साथ हमारे हृदय में भी पहुंच जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ी रहती है। एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस, जो हार्ट का जो धमनियां है वो मोटी हो जाती है, मोटी होने के कारण उनमें संकुचन कम होने लगता है। इस बीमारी को आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसके कारण उनमें फटने का चांस ज्यादा रहता है और फट के अंदर में ही क्लॉट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। सारी बीमारियों को देखेंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, शरीर की दो क्रियाएं होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जिस पे हमारा कंट्रोल है, मैं हाथ चला रहा हूं, पेन पकड़ा हूं, घूम रहा हूं, टहल रहा हूं, ये हमारा कंट्रोल है। कुछ प्रक्रियाएं जैसे पाचन तंत्र शरीर के अंदर हो रहा है, उस पे हमारा किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, उसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। तो जितने भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कंट्रोल है शरीर का, वो सारा निर्देशित किसके द्वारा होता है? हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है।
इसमें हम लोग तंत्रिका के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, किस तरह से मस्तिष्क में संदेश उत्पन्न होता है और न्यूरॉन्स उसको एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करते हैं, इसको पढ़ते हैं। और पूरी जो हमारा ब्रेन का जो हमारे शरीर पे कंट्रोल है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र हर एक जीवधारियों का एक विशिष्ट गुण है जिसके द्वारा वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। तो स्पीसीज, जैसे हम बोलते हैं स्पीसीज क्या है, तो स्पीसीज वैसे हैं कि समान जीवधारी जो प्रजनन क्रिया के पश्चात संतान की उत्पत्ति करते हैं उसको हम जीवधारी या स्पीसीज कहते हैं। अर्थात इंग्लिश में हम अगर बोलना चाहें तो स्पीसीज आर दैट दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन रिप्रोड्यूस एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग। अर्थात जो प्रजनन क्रिया करने के पश्चात अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं उन्हीं को हम प्रजाति कह सकते हैं। हम मानव हैं, हमारी प्रजाति है। अगर हम संतान उत्पत्ति नहीं करते, अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ाते तो हम प्रजाति नहीं कहलाते। उसी तरह आप देखते होंगे म्यूल जो खच्चर होता है, खच्चर डंकी और हॉर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है और खच्चर अपनी प्रजाति को आगे नहीं बढ़ा सकते, अर्थात वो प्रजनन क्रिया को नहीं कर सकते, अपनी जनसंख्या को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जो म्यूल्स होते हैं, खच्चर होते हैं, उनको हम किसी भी तरीके से प्रजाति नहीं बोल सकते। तो प्रजनन तंत्र भी हमारे जो जीवधारी होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए कॉमन होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जनसंख्या वृद्धि के लिए, अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए। उसके बाद हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं कि जो हमारे शरीर में मांसपेशियां कैसी होती हैं, हड्डियां कैसी होती हैं। तो हमारा पूरा शरीर हड्डी का बना है लेकिन फिर भी हम पेन को पकड़ ले रहे हैं, अर्थात कोई ना कोई संरचना है जो पेन को पकड़ने में मदद कर रहा है। तो इसमें हम लोग कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, लिगामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। और देखिएगा कि जो हड्डियां होती है हर जगह हड्डियों में ज्वाइंट्स हैं, है ना, अस्थि संधि बोलते हैं इसको, ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने कितने टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। कुछ ज्वाइंट्स होते हैं जो मूव ही नहीं करते हैं, जैसे कपाल जो देख रहे हैं अपना जो स्कल है, इसमें जो ज्वाइंट्स हैं वो मूव नहीं कर सकता है, इसको बोलते हैं नॉन मूवेबल ज्वाइंट्स, ई मूवेबल ज्वाइंट्स। कुछ ज्वाइंट्स जो है स्लाइटली मूव करेंगे, थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, इस तरह करके थोड़ा सा मूव करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। कुछ फ्रीली मूव करते हैं, जैसे हमारा ये कंधा का ज्वाइंट्स हो गया, ये हमारा घुटने का ज्वाइंट्स हो गया, ये हमारा एंकल का ज्वाइंट्स, ये हमारा ब्रिस्ट का ज्वाइंट हो गया। तो ये पूरा 360 में घूम सकता है, इसको बोलते हैं फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स। तो इसमें हम लोग टाइप ऑफ ज्वाइंट्स भी पढ़ते हैं। और रही बात इंडोक्राइन की, तो मैंने पहले ही बताया कि इंडोक्राइन हार्मोन्स का हमारे शरीर में बहुत योगदान है। आप एक 8 साल के लड़का और एक 8 साल की लड़की या 6-7 साल के लड़का और लड़की में अंतर स्थापित नहीं कर सकते। अंतर स्थापित कब होता है? When they get puberty, जब वे यौनावस्था को प्राप्त करते हैं, है ना, यौवनावस्था को प्राप्त करते हैं। तो पुरुषों में माना जाता है 13 साल, महिलाओं माना जाता है 11 साल। तो हार्मोन्स के प्रभाव में लड़का और लड़की में डिफरेंसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात जो पुरुष होते हैं उनमें दाढ़ी मूंछ का आना हार्मोन के कारण होता है, और जो हाई पिच साउंड होता है हमारा पुरुषों में लो पिच साउंड होता है, तो लो पिच साउंड भी हार्मोन्स के कारण होते हैं। उसी तरह महिलाओं में जो फेमिनाइन वॉइस होता है, लो पिच हाई पिच वॉइस, वो भी हार्मोन के कारण होता है। फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ हेयर पैटर्न, ये सब क्या है? ये सब हार्मोन के कारण ही होते हैं। और तो और जब हमारा भ्रूण स्थापित हो जाता है यूटेरस में, तब भी हार्मोन के प्रभाव में ही 9 महीने तक भ्रूण का विकास होता है। इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। अब रहा बात प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है, हमने आपको डिस्कस किया, और हम लोग फ्रीली इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और क्या क्या होते हैं। उसी तरीके से जो प्लांट में भी श्वसन तंत्र होता है, इसमें भी एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन, पादप प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पादप के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? पादप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है। तो हम लोग इसको एज ए बाइलिंगुअल लेकर चलेंगे। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं कोशिका से। कोशिका में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सबसे पहले कि कोशिका क्या होती है, कौन सी कोशिका बड़ी, कौन सी कोशिका छोटी, कोशिका के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कोशिका में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, और कोशिका का हमारे शरीर में क्या योगदान है, कैंसर्स कैसे होते हैं। तो ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं
अपने जो बायो का पार्ट है उसमें फर्स्ट चैप्टर शुरुआत करते हैं सेल बायोलॉजी, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के लिए कॉमन है। तो हम इसको लिखते हैं सेल बायोलॉजी। कहीं कहीं इसको साइटोलॉजी भी लिखता है और हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान। तो प्रश्न उठता है कि कोशिका विज्ञान क्या है? तो सिंपल, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है। सबसे फर्स्ट कोशिका डिस्कवर किसने किया था कोशिका को? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। खोज किया था, कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, डिस्कवर कोशिका, डिस्कवर सेल, फर्स्ट डिस्कवर सेल। प्रथम कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक और वैज्ञानिक थे, स्लाइडिंग तथा स्वान। स्लाइडिंग एंड स्वान। स्लाइडिंग एंड स्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडिंग एंड स्वान। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे लार्जेस्ट क्या होती है? लार्जेस्ट सेल, शुतुरमुर्ग का अंडा, एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच। एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, नर्व सेल न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका कहलाती है। ठीक है। तो स्लाइडिंग एंड स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट होता है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबा होता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, जो कि स्लाइडिंग तथा स्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो पहला नियम का, इसका पहला थ्योरी में पहला स्टेटमेंट क्या है कि सभी कोशिका का विकास पहले से उपस्थित कोशिका का द्वारा होता है, अर्थात एवरी सेल originated from
प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल अर्थात प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति कहां से हुई है? पहले से उपस्थित कोशिका के द्वारा ही उत्पत्ति हुई है। दूसरा, सभी जीवधारी अपने जीवन की शुरुआत एकल कोशिका से करते हैं। एवरी ऑर्गेनिजम्स, मैं सबको प्रूव करूंगा अभी आपके सामने। एवरी ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल, फ्रॉम सिंगल सेल। प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन की शुरुआत किससे करते हैं? सिंगल, एकल कोशिका से करते हैं, सिंगल सेल से करते हैं। और तीसरा है, जीवन की मूलभूत और कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका की अगर परिभाषा कोई पूछे आपको तो कोशिका किसको कहते हैं हम? कोशिका कहते हैं जीवन की मूलभूत तथा कार्यात्मक इकाई, ठीक है, को कोशिका कहते हैं। सो सेल, व्हाट इज सेल? So then cell is basic and functional unit of life. Functional unit of life. बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की मूलभूत और कार्यात्मक इकाई। जीवन जरूर है, जहां जीवन है वहां कोशिका है, ठीक है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि एकल कोशिकीय होते हैं, हम लोग बहुकोशिकीय होते हैं। तो कोई भी जीवधारी हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, कोई भी हो, अपने जीवन की शुरुआत सिंगल सेल से करता है, एकल कोशिका से करता है। और जीवन की मूलभूत और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब देखिए हम तीनों को प्रूव करते हैं। तो पहला कहता है एवरी सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अर्थात क्या मतलब है कि अभी जो कोशिका है वो कहां से बनी है? पहले से उपस्थित कोशिका से बनी है। तो एक प्रक्रिया होती है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, उसको कहते हैं सेल डिवीजन, सेल साइकिल, कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र का ही एक भाग है जिसको हम कहते हैं क्या? सेल डिवीजन। कोशिका चक्र में ही हम क्या पढ़ते हैं? कोशिका विभाजन पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक कोशिका जो होती है वो कोशिका विभाजित होती है, विभाजित होने के पश्चात वो नई कोशिकाओं का जन्म देती है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो नई कोशिका ये सब जो बन रही है, कहां से बन रही है? पुराने वाली कोशिका से बन रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो नई कोशिकाओं का विकास कहां से होता है? पुरानी कोशिकाओं से होता है, जो पहले से उपस्थित कोशिका है उनसे होता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा, जो हमारे शरीर में लगातार चलते रहता है, ठीक। अब आइए दूसरा, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत एकल कोशिका से करता है। आइए इसको देखने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं कि जो जीवधारी होते हैं, जो हम लोग जंतु हैं, जंतु के अंतर्गत मानव के हम लोग अध्ययन करते हैं। तो मानव का जो सेक्सुअल गैमिट होता है, गैमिट, मादा जनन कोशिका, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मादा जनन कोशिका और नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका, इसको बोलते हैं फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट। ये हो गया मेल युग्मक, मादा युग्मक मेल गैमिट, और इसको बोलते हैं नर युग्मक, सॉरी मादा हो गया फीमेल गैमिट, और इसको बोलते हैं मेल गैमिट। आपको पता है कि नर जो होते हैं, नर जनन कोशिका, मेल गैमिट को क्या कहते हैं हम? शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो क्या होते हैं?
एकल कोशिकीय होते हैं, सिंगल उसमें गुण सेल होते हैं, एकल कोशिका होते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है? तो मियोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता है क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और एक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिका बनाती है? 4। तो एक कोशिका 4 कोशिका बनाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं, हैप्लॉइड से। ठीक है। फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं एग, इसी को हम अंडाणु भी कहते हैं, एग या अंडाणु कहते हैं। और ये भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब आप देखिए कि जब निषेचन की टाइम आती है, निषेचन कहां संपन्न होता है? निषेचन की प्रक्रिया डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। निषेचन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन, निषेचन की प्रक्रिया डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, जैसे निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये बन जाते हैं युग्मनज, जायगोट। और जायगोट क्या होते हैं? जायगोट में 2 गुणसूत्र आ गया। एक कहां से आया? माताजी से आई। दूसरी कहां से आया? पिताजी से आया। माता पिता से एक एक गुणसूत्र आया और ये क्या बन गया? जायगोट, युग्मनज। क्या बन गया? युग्मनज। अब आप बताइए, ये युग्मनज बना। अब इस युग्मनज में जो है वो क्या होगा? विभाजन। कौन सा विभाजन? तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका का निर्माण करते हैं और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो यहां पर इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन, तो 1 से 2 कोशिका बन जाएंगी। 2 कोशिका से कितने बन जाएंगे? 4 कोशिका बन जाएगी। 4 कोशिका से कितने बन जाएंगे? 8 कोशिका बन जाएगी। 8 कोशिका से कितने बन जाएंगे? 16 कोशिकीय संरचना बन जाएंगे, 16 सेल स्ट्रक्चर। 16 कोशिकीय संरचना, और 16 कोशिकीय संरचना पुनः विभाजित होगी और 32 कोशिकीय संरचना का निर्माण कर देगा। ठीक है, ये हो गया 32 कोशिकीय संरचना, 32 सेल स्ट्रक्चर। बत्तीस कोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाएगा। 32 कोशिकीय जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं मित्रों? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ब्लास्टोसिस्ट में एक अलग प्रकार की कोशिका बन जाती है जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल्स, स्तंभ कोशिका कहते हैं। और आपको पता है कि स्तंभ कोशिका जो होती है वो कितनी होती है? स्पेशलाइज्ड सेल होती है और इनमें कैपेबिलिटी होती है ये विभाजन की प्रक्रिया को संपन्न करके किसी भी ऑर्गन, किसी भी अंग का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात जो 9, अब देखिए ये हो गया, मान लीजिए इसको फर्स्ट डे। तो इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो 4 दिन का भ्रूण में होता है, 4 दिन का फीटस में होता है, 4 दिन के भ्रूण में ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। अब जैसे ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो ये जाकर सेटल हो जाते हैं। कहां सेटल हो जाते हैं? मदर का यूटेरस में जाकर सेटल हो जाता है। ये जो गर्भाशय है, यूटेरस है, गर्भाशय में चला गया, यूटेरस में चला गया, सेटल हो गया यहां जाके। जैसे ये गर्भाशय की दीवार में जाके 5 दिन के बाद चिपक जाता है, इसको हम बोलते हैं अंतररोपण। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, अर्थात गर्भावस्था की शुरू हो गया। ठीक है। अब जो इसमें स्टेम सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? विभाजित करते जाएंगे और नए नए ऑर्गन्स बनाने जाएंगे। तो इस स्टेम सेल्स के 3 भाग होते हैं, आपको पता होगा। स्टेम सेल्स होता है हमारा, इसमें 3 लेयर होते हैं। बाहर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। सब डिटेल पढ़ेंगे, अभी नहीं घबराना है। एंडोडर्म और सबसे अंदर वाले को एंडोडर्म, और जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं मीजोडर्म। क्या कहते हैं? मीजोडर्म कहते हैं। अब देखिए, जो एक्टोडर्म होता है वो हमारा ब्रेन बनाता है, हमारा स्किन बनाता है। एंडोडर्म जो होता है वो जेनेटल ऑर्गन्स बनाते हैं।
और जो हमारा मेसोडर्म होता है वो हमारे इंटेस्टाइन को बनाते हैं। इंटेस्टाइन अर्थात जो आंत इत्यादि है सब यही बनाता है। तो अब जो 9 महीना जो भ्रूण का विकास होगा, धीरे 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 करते करते 9 महीना भ्रूण का विकास होगा। 9 महीने में स्टेम सेल्स बनते जाएंगे, भ्रूण का विकास होते जाएगा और एक टाइम आएगा कि 9 महीने के बाद भ्रूण का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, बच्चे के रूप में जन्म हो जाएगा। बच्चा जन्म ले लिया कितने महीने बाद, 9 मंथ के बाद, 9 महीने के बाद। अब आप खुद सोचिए, ये जो बच्चा जन्म लेता है अपनी जीवन की शुरुआत कहां से करता है, एकल कोशिका से करता है, एकल गुणसूत्र से करता है। अर्थात जो एग और स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। जब निषेचन होता है तब ये क्या बनते हैं, डिप्लॉइड बनते हैं। तो जाइगोट तक तो सिंगल सेल है, एक सेल है। अब यहां जो ये विभाजित होकर क्या बनाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 इस तरह करके बनाते हैं। तो जो जाइगोट है, जीवन की शुरुआत जाइगोट से किए और एक दिन का जाइगोट डिवाइड करके दो बना देता है। तो आप देख सकते हैं कि जीवन की शुरुआत कहां से होती है, एकल कोशिका से होती है। तो प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन की शुरुआत कहां से करते हैं, एकल कोशिका से करते हैं, सिंगल सेल से करते हैं। ये प्रूफ हो गया। इसको हमने प्रूफ किया कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। हमने ये भी प्रूफ किया कि एवरी सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अर्थात प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण कहां से होता है, पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा होता है। दूसरा, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है, जीवन की मूलभूत इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब जीवन की मूलभूत इकाई कैसे है कोशिका, इसको भी देखते हैं थोड़ा सा कि जीवन की मूलभूत इकाई कैसे है। अब आप देखिए, पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्मतम कण को हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। आप पढ़े ही होंगे। मान लीजिए ये हमारा पेन है, इस पेन को हम तोड़ते जाएंगे, विखंडन करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, विखंडन होते रहेगा। लास्ट में ऐसे चीज बचेंगी जिनका पुनः विखंडन संभव नहीं है। ठीक है, तो पुनः विखंडन संभव नहीं है तो ये टूटेंगी। तोड़ने के पश्चात ऐसे चीज मिलेगा जिसका पुनः विखंडन संभव नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। एटम अर्थात परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो एटम मिलके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं। और कोशिका को ही हम जीवन की मूलभूत इकाई, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई कहते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। जैसे आंख क्या है, आंख हमारा एक अंग है। ठीक है, लीवर क्या है, लीवर एक अंग है। तो ये सब ऑर्गन है। तो बहुत सारे मिलकर ऑर्गन बनाए, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र मतलब हो गया जो भी जितना भी हम लोग डिस्कस किए अभी, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सारे तंत्र हैं जितने भी क्या हैं, अंग तंत्र हैं। बहुत सारे अंग तंत्र जब मिल जाते हैं तो एक जीवधारी का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं, जीवधारी। हम लोग क्या है, जीवधारी। जीवधारी आपस में लैंगिक क्रिया के पश्चात क्या बनाते हैं, अपने जीवधारी का प्रजाति बनाते हैं, स्पीसीज बनाते हैं, स्पीसीज बनाते हैं। स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज आपस में मिलकर अपना जनसंख्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब देखिए, जो जीवधारी होते हैं जब अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया स्थापित कर लेते हैं, अर्थात ऑर्गेनिज्म व्हेन एस्टैब्लिश देयर रिलेशन विद द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं।
ठीक है। तो पॉपुलेशन अपने इकोसिस्टम से क्या करते हैं, अंतःक्रिया स्थापित करते हैं, इकोसिस्टम से वो इंटरेक्ट करते हैं। सो द ऑर्गेनिज्म व्हेन इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, भूधारी लैंडस्केप बनाते हैं, इसको बोलते हैं भू आकृति। और बहुत सारे लैंडस्केप मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं। मान लीजिए एक पार्क है बगल में, पार्क में बहुत सारे पॉपुलेशन है जीवधारियों का, कुछ एनिमल जीवधारी हैं, कुछ प्लांट का भी पॉपुलेशन है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन है। तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, भू आकृति। भू आकृति छोटी होती है। अगर बहुत सारे भू आकृतियों को आप मिला देंगे, एक भू आकृति में बहुत सारे पारितंत्र, और जब बहुत सारे भू आकृति को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जीवोम। जैसे हम, और ये जीवोम की सबसे बड़ी खासियत है कि इनकी क्या होते हैं, इनकी स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया होता है, स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया, और उससे रिलेटेड प्लांट और एनिमल। तो ऐसा विशेष क्षेत्र जहां की भौगोलिक स्थिति विशेष हो और वहां में पाए जाने वाले जीव जंतु विशेष हो, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, बायोम। जैसे आप नाम सुने होंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। तो यहाँ पर क्या होते हैं, हमेशा बारिश होते रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो वहां पर लंबे लंबे पेड़ उगते हैं और उस पेड़ को खाने वाले लंबे लंबे गर्दन वाले जीव जंतु होते हैं। तो उस एरिया को हम कहते हैं बायोम। अब देखिए बायोम, बहुत सारे बायोम को अगर पृथ्वी के लेवल पर आप मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर बन जाएगा। इसको बोलते हैं जीवमंडल। क्या बोलते हैं इसको, जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि परमाणु के लेवल से शुरू हुआ, कोशिका के लेवल तक गया, और हम जीव विज्ञान में कहां से शुरुआत करते हैं अपने अध्ययन को, कोशिका से शुरू करते हैं, और कोशिका से शुरू कर हम इसको कहां तक ले जाते हैं, अपने जीवधारी तक ले जाते हैं। हम लोग क्या हैं, जीवधारी हैं। तो अर्थात कोशिका हो गई ना मूलभूत इकाई जीवन की, क्योंकि प्रत्येक कोशिका ही जीवधारियों को बना रही है। तो जीवधारी के मूलभूत इकाई क्या हो गया, कोशिका हो गया। तो प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन की शुरुआत एकल कोशिका से करते हैं, आपको बताया जायगोट से करते हैं, एग और स्पर्म से करते हैं। उसके बाद प्रत्येक कोशिका क्या करते हैं, जीवधारी का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं।